दोस्तों एक और आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। ये आप लोगों से मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा अलग तरीके से, क्योंकि फिलहाल के टाइम पर आप लोगों ने देखा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 किस किस को याद है, बोला गया गरीब देशों के द्वारा कि तुमने जो बर्बादी की है उसके लिए पैसा देना स्टार्ट करो हम लोग को, और ये पैसा इस तरीके से दो ताकि चीजें जो है वो सिस्टमेटिक वे में हमारी चलती रहे। इसका पेट भरा हुआ है भाई, उसको थोड़ी ना पता है कि भूखा आदमी क्या होता है। तो यूएसए, जर्मनी, यूके, यूएई, ये सारे ऐसे अमीर देश है भाई साहब, पैसों में अंधे हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। दोस्तों एक और आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। ये आप लोगों से मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा अलग तरीके से, क्योंकि फिलहाल के टाइम पर आप लोगों ने देखा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 किस किस को याद है। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, देखता हूं आप में से किस किस को याद है, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे फिर मत कहना कि यार बताया नहीं था। उस टाइम पर भी ये चल रही थी, कई बार बोला नवंबर के महीने में कि भाई साहब ये चल रही है, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लो, और फिर से बताऊंगा बार बार। पर लेकिन अगर रेगुलर नहीं सुनोगे तो फिर दिक्कत में आप लोग आते हुए नजर आओगे, ठीक है। इसलिए चीजों को समझो और एग्जाम के पॉइंट ऑफ से अपनी चीजों को तैयार करके आप लोग को चलना है। अभी पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा एक देश है जिसका नाम है अजरबैजान, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देश हो गया पर्टिकुलर यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी एक पर्टिकुलर आप लोग को यहाँ पर कॉन्फ्रेंस देखने को मिली, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम था बाकू कॉन्फ्रेंस, ठीक है। बाकू कॉन्फ्रेंस कहां पर है? ये अजरबैजान के अंदर देखने को मिली। अजरबैजान कहां पर है आप लोग यहाँ पर ये बताइए। मतलब अजरबैजान, चले ये बताइए अफ्रीका में पड़ता है, इतना तो कम से कम इतना तो कम से कम याद रख लेना यार कि कौन से कॉन्टिनेंट में, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आप लोग उससे भी निकाल लेते हो, ठीक है। अजरबैजान कैसी है, एक लैंडलॉक कंट्री है या फिर कैसी कंट्री है आप लोग ये बताइए। अजरबैजान को अगर मैं पूछूं तो यहाँ पर, या फिर सेंट्रल एशियन कंट्री है, तो याद रखना ये है कैस्पियन सी। इसके बराबर में जो ये देश देखने को मिला ना, छोटा सा देश है, छुटुक सा देश, ये है अजरबैजान। अजरबैजान जो है वो यहाँ पर वोटर के साथ में कनेक्टेड है, लैंड लॉक कंट्री नहीं है। इसके पड़ोस में आप लोगों को देखने को मिलता है बेसिकली एक है जिसका नाम है जॉर्जिया, तो उसके बारे में भी याद रखना। दोनों कई बार लड़ते रहते हैं इसलिए भी न्यूज में रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये कॉन्फ्रेंस वो पार्टी 29 हुई है भाई साहब, इसी के नाम पर आप लोगों से पूछा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपस में लड़ते रहते हैं उसके बेसिस पर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। तो यहाँ पर ये है कैस्पियन सी, इस वाले सी का क्या नाम है जरा बताइए। अभी आप लोगों से एक टॉपिक डिस्कस करूंगा मैं आगे, काफी इंटरेस्टिंग, वो है इजिप्ट के अंदर में जो यहाँ पर कैनाल है उसके बारे में। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे आगे उसी पे चलूंगा मैं, उसको डिस्कस करूंगा। अभी पहले इसको समझा देता हूँ आप लोगों को। अभी मुद्दा क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में यहाँ पर जो कि 29 हुई, जिसको बोलते हैं यूएनएफसीसी, याद रखना इसके बारे में। भाई मेरे पेन को क्या हो गई, एक सेकेंड, ठीक। ये है यूएनएफसीसी, ठीक है। तो यूएनएफसीसी क्या है यहाँ पर, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, जो कि यूएन की बॉडी है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो सी सी में 3 सी है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर यूएनएफसीसी यानी कि टोटल मिलाकर 6 शब्द है इसके अंदर में। एक है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, क्लाइमेट चेंज, ये बेसिकली कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो 3 सी है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इनकी कॉन्फ्रेंस होती है और पहले से चली हुई आ रही है। अब ये कॉन्फ्रेंस हुई है 29वीं, और ये हुई बाकू के अंदर में जो कि अजरबैजान के अंदर में है, कि भाई जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोकना है। क्लाइमेट चेंज मतलब भाई तापमान बढ़ रहा है, और उस तापमान के बढ़ने की वजह से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। समस्या कैसे? भाई साहब बर्फ पिघल रहा है, ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर पानी, ओशन का लेवल बढ़ रहा है। दूसरा, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग लेवल की बारिशें होती हुई नजर आ रही हैं। तो अलग अलग बारिश हो रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है, तो कहीं यहाँ पर बाढ़ आ रही है, उसकी दिक्कत। साथ ही साथ में जब टेम्परेचर बढ़ता है, एनसीईआरटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेसिक है ज्योग्राफी में, कि कौन से टेम्परेचर पर कौन सी फसल उगाई जाती है। इसीलिए नॉर्थ इंडिया में क्रॉप का पैटर्न यानी कि फसलों का पैटर्न अलग है, साउथ इंडिया में क्रॉप यानी कि फसल का पैटर्न अलग है। अगर आप लोग यहाँ पर टेम्परेचर पर और इन चीजों पर ध्यान नहीं दोगे तो बहुत सारी समस्या, प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो इस तरीके से वातावरण चेंज हो रहा है, इसका दिक्कत बहुत सारी बढ़ रही है। इसको लेकर यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या क्या चैलेंज है। बाकू के अजरबैजान के अंदर में 200 कंट्री मिली, एक ना आदि 200, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर, भाई यूनाइटेड नेशन में तो 193 कंट्री है, ये 7 कंट्री और कहाँ से आ गई। कई सारी ऐसे एरिया है जिनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। तो 200 कंट्रीज मिली यहाँ पर आकर, और इसमें आइलैंड कंट्री बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने बोला कि हम लोग नए गोल लेकर बैठते हैं। नए गोल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पर, इसको आप लोग सोचो यहाँ पर, भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
आज की डेट में मुझे पर्सनली अगर मैं बोलूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। ठीक है, तो टाइम इतना लंबा हो गया, सॉल्यूशन निकला नहीं है। और दूसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पैसा, यानी कि रुपी। यहां पर बात करूंगा मैं डॉलर के बारे में। ठीक है, तो यहां पर 29 कॉन्फ्रेंस पर आगे बात करते करते आप लोगों ने अब तक सॉल्यूशन निकाला नहीं। दूसरा, जो डेवलपिंग कंट्री है, जो गरीब देश है, एक तरीके से जो आज की डेट में ये मार झेल रहे हैं, तो उनको बेसिकली ये बोला गया था कि भाई उनके द्वारा कि तुम यार पैसा देना स्टार्ट करो। तो यहां पर इन्होंने बोला है कि भाई डेवलपिंग कंट्री ने बोला है कि अब जो अमीर देश हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, जो कि भाई हवाई जहाजों में घूमते हैं, प्राइवेट जहाज हैं, घरों में चार चार एसी हैं, हर एक इंसान के पास में अपनी खुद की गाड़ी है, भाई मस्त मस्त इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। इन्होंने इतना कोयला फूका है जिसकी वजह से टेम्परेचर इतना बढ़ा है, जिसकी वजह से आज की डेट में समस्या देखने को मिल रही है। तो जब तुम इतना कोयला फूक चुके हो, तो ये सारी बर्बादी तुमने की है, अब तुमको क्या करना है? 1.3 ट्रिलियन। देखो अब इन्होंने मांगा क्या, इन्होंने दिया क्या, अभी बताऊंगा, आप लोग देखना। इन्होंने बोला कि एक जेनरिक एक जनरल कॉल इन्होंने बोली कि भाई अब क्लाइमेट चेंज को लेकर सुधारना है। तो 1.3 बिलियन, ये बिलियन नहीं है, ट्रिलियन है। हमारे देश की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन है, यहां पर 1.3 ट्रिलियन जो गरीब देश है उन्होंने बोला कि आप लोगों को, हम लोगों को देना स्टार्ट करना है बेसिकली, ताकि हम लोग चीजों को इंप्रूव कर सकें। और पर ईयर ये आप लोगों को यहां पर स्टार्ट करना है 2035 तक। तो ये बोला गया गरीब देशों के द्वारा कि तुमने जो बर्बादी की है उसके लिए पैसा देना स्टार्ट करो हम लोग को, और ये पैसा इस तरीके से दो ताकि चीजें जो है वो सिस्टमेटिक वे में हमारी चलती रहे और हम लोग अपनी चीजों को इंप्रूव कर सकें। क्योंकि टेक्नोलॉजी तुम ले रहे हो, सारी चीजें तुम सुधार रहे हो, हमारे पास में तो इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम लोग टेक्नोलॉजी ले। भाई एक साइड में हम गरीबों को खाना खिलाए, एक साइड में या फिर हम लोग यहाँ पर टेक्नोलॉजी में काम करें, यहाँ पर अपने देश के लोगों को भूखा मारे। तो उसको लेकर यहाँ पर बातें चल रही है, यहाँ पर उसी के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूँ। भाई साहब, इन देशों ने 1.3 ट्रिलियन, तो दूर दूर की बात है, इन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ पर तुमको 300, हम लोग 300 बिलियन डॉलर ही दे पाएंगे। समझ रहे हैं? मतलब कि पहले जो टारगेट था यहां पर ये बोला गया था 100 बिलियन, तो 100 बिलियन को बढ़ाकर 300 बिलियन कर दिया। पर लेकिन सोच के देखो, कहां कहां ट्रिलियन और कहां बिलियन। तो इसको लेकर सबसे बड़ा बवाल चल रहा है, यानी कि अमीर देश जिन्होंने इतनी सारी चीजें बर्बाद कर दी है, ठीक है, वो यहां पर इसको भाई साहब आज की डेट में वो पैसा भी अपनी पॉकेट से निकालने के लिए तैयार नहीं है, जो सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसी के चलते यहाँ पर बात चल रही है कि भाई कैसे आप लोग इस चीजों को सुधारोगे। अगर आप लोग पैसा भी देने को लिए यहाँ पर तैयार नहीं है, तो भाई कैसे काम चलेगा, ये चीजें यहाँ पर देखने वाली है। तो इसको लेकर अभी ये चल रहा है कि आप लोग यहाँ पर फिर सोल्यूशन क्यों निकाल, सोल्यूशन कैसे निकालोगे जब आप लोग बातें नहीं कर रहे। अभी इलोन मस्क ने बोला कि भाई साहब मंगल ग्रह को रहने लायक बनाएंगे, मतलब उस पर जो है इसने बोला कि लगभग 300 ट्रिलियन की बात की थी, नहीं 1000 ट्रिलियन, 1000 ट्रिलियन रुपीस खर्च किए जाएंगे मंगल ग्रह पर जीवन बसाने के लिए। भाई डिबेट छिड़ गया और इलोन मस्क के अपोजिट में आके खड़े हो गए कई सारे लोग। कह रहा है कि ओए ओए मूर्ख इंसान, तू मंगल ग्रह पर जाकर जीवन बसा रहा है, कह रहा है कि 1000 ट्रिलियन खर्च करेंगे, डेवलपिंग कंट्री तेरे से 1.3 ट्रिलियन मांग रहे हैं, तुम उसको देने के लिए तैयार नहीं है। अगर पूरे साल भी आप लोग हर दिन यहां पर एक डेवलपिंग कंट्री को 1 ट्रिलियन दो, सोच के देखो आप लोग, इंटरेस्टिंग ये बताता हूँ, 200 कंट्री है यहाँ पर सारे मिलाकर, 200 कंट्री है ना जो इस कॉन्फ्रेंस में मिले। अब सोच के देखो यहां पर अगर हर एक कंट्री को ये 1.3 ट्रिलियन दे दें, तो तभी भी इनके 200 ट्रिलियन से कुछ थोड़ा सा ऊपर बैठेंगे, लगभग 300 ट्रिलियन बैठ जाएंगे। ये 1000 ट्रिलियन मंगल ग्रह पर लाइफ जो है उसको बचाने के लिए खर्च कर सकते हैं, पर जहां पर लाइफ ऑलरेडी है और वो वहां पर खतरे में है, भाई उसको बचाने के लिए खर्च नहीं करेंगे। समझ रहे हो क्या घटिया चीज है यहाँ पर ये? मतलब मंगल ग्रह पर जाओ, वहां पर लाइफ जैसी कंडीशन बनाओ और फिर वहां पर रहो और फिर चीजों को इंप्रूव करो, और फिर वहां पर इंसानों के रहने लायक माहौल बनेगा, लोगों को धरती से लेकर वहां पर जाएंगे और चीजें सुधारेंगे। भाई ऑलरेडी यहां पर आग लगी पड़ी है जहां पर रह रहे हो, जहां पर लाइफ जो है खतरे में पड़ी हुई है, उसको तुम बचाने के लिए तैयार नहीं हो। तो इसी को लेकर डेवलपिंग कंट्री ने अपना माथा पीटा था कि ये देखो चल क्या रहे, यूएसए, जर्मनी, यूके, ये सारी की सारी कंट्री जो है ये अलग अलग कहानी तो निकाल कर लेकर आ जाती हैं। अभी इन्होंने एक नई कहानी निकाली, इसमें अभी याद रखना यूएसए, जर्मनी, यूके और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई,
इन 4 देशों ने मिलकर यहाँ पर एक और काम किया, जिसको इन्होंने बोला रिड्यूस करना है मेथेन को। तो मेथेन को लेकर इन्होंने फोकस देना स्टार्ट किया कि मेथेन का मतलब है CH4, इसको रिड्यूस करेंगे। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी कि कौन कौन से 4 देश हैं। तो यहाँ पर यूएसए है, जर्मनी है, यूके है और इसी के साथ में यूएई है। ये सारे के सारे देश जो है ये कह रहे हैं कि भाई ये डिक्लेरेशन इन्होंने रखा कि मेथेन को रिड्यूस करेंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट का इस्तेमाल करना हम लोग बंद करेंगे। ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब जैसे आप लोग आज की डेट में खेती बाड़ी से जो सामान निकल के आता है, इंडिया ने कहा हमारे सर पे नाच लो बैठ के, तुमको और काम नहीं है, पैसे मांगने तुमको देने नहीं है, और ऐसी ऐसी कहानी लेकर आओ। इंडिया बाहर निकल गया, कह रहा हमारे देश में आज भी 50% लोग जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं, भाई खेतों में चावल उगा रहे हैं। ये कह रहे हैं तुम खेतों में चावल ही मत उगाओ हो भाई साहब, उससे जो है मेथेन निकल रही है। गोबर जानवर करते हैं, उससे मेथेन निकल रही है। मतलब तुम अपने घर में 4-4 गाड़ियां चलाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने घर में 4 भैंस भी ना रखे भाई साहब, समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर। मतलब इस लेवल पर कहानी खेली जा रही है। इसीलिए इसको लेकर अगर पूछा आप लोगों से, ये कॉमन सेंस वाली बात है। ग्लोबल मेथेन प्लेज यानी कि मेथेन को कंट्रोल करने वाली जो प्रतिज्ञा ली गई है, इसमें यह बोला गया है कि 2030 तक हम लोग मेथेन को 30% कम कर देंगे। भारत ने बोला कर लो, हम नहीं खेलते, ठीक है, हम नहीं इसका पार्ट, तुम्हें करनी है कर लो, हम नहीं इसका पार्ट यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। तो भारत साफ साफ कल्टी मार गया। भारत ने बोला गोली कल्टी मार, एक जगह फंस गए कि 2070 तक हम लोग अपना कार्बन एमिशन कम कर लेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम हर जगह हमको पकड़ोगे भाई। तो भाई भारत ने कल्टी मार ली, कह रहा कि ना मुन्ना ना, हम नहीं खेलते, तुम तो रोली करते हो, रोली करते हो, हम नहीं खेल रहे भाई, चीटिंग है भाई, बोली है उसमें सिंगर मूवी में चीटिंग करता है, सारी पुलिस को लेकर आ गया तो वही वाली कहानी यहाँ पर है। तो चीटिंग कर रहे हो तुम हमारे साथ में, तुमको पता है कि हमारी कंडीशन कैसी है, तो ये ऐसी ऐसी कहानी निकाल कर लेकर आ रहे हैं। तो ये याद रखना, अभी ग्लोबल मेथेन प्लेज इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। जो देश है उन चारों देशों के नाम याद रखना, ये इस चीज को फोर्स कर रहे हैं। ये बिल्कुल वही काम है कि जिसका पेट भरा हुआ है भाई, उसको थोड़ी ना पता है कि भूखा आदमी क्या होता है। तो यूएसए, जर्मनी, यूके, यूएई, ये सारे ऐसे अमीर देश है भाई साहब, पैसों में अंधे हो चुके हैं, ठीक है तो ये देश पैसों में अंधे हो चुके हैं भाई, इनका क्या बिगड़ रहा है। तो इसलिए चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसके ऊपर में काम करना अगर आप लोगों को करना है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को चीजें समझनी पड़ेगी। तो इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इंडिया कह रहा है कि हम नहीं खेल रहे, बाहर निकल गया। अब मुद्दा क्या है, हमारे देश के अंदर में ऐसा नहीं कि हम लोग इसका पार्ट नहीं है तो हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। भाई बहुत सारी चीजें आप लोग देख लो, हमारे देश के अंदर में इंटरनेशनल सोलर कॉन्फ्रेंस है, कितनी सारी स्कीम सरकार ने चला रखी है आज की डेट में इन चीजों को लेकर। दुनिया भर की चीजों पर हम लोग काम कर रहे हैं। अलग अलग स्टेट, गुजरात, राजस्थान, कई सारे स्टेट अपने लेवल पर सोलर जो सिस्टम स्टैब्लिश कर रहे हैं। विंड एनर्जी को लेकर हमारे देश के अंदर में काम चल रहा है। तो हम लोग अपने लेवल पर काम करेंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये भारत ने बता दिया है, और उसी को लेकर ये बार बार घुमा घुमा कर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब 3 चीजें यहां पर याद रख लेना जिनके ऊपर में हम लोगों ने काफी सारा काम किया है। एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये इंडिया और फ्रांस के द्वारा मिलकर 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में लॉन्च किया गया था। ये सबको पता है सोलर एनर्जी को किस तरीके से यूज करना है। कॉन्फ्रेंस कौन सी थी ये याद रख लेना, स्टार लगा के इसके ऊपर में। 2000 ये बेसिक 2015 में हुई थी यहाँ पर। कॉन्फ्रेंस था यहाँ पर 21वीं, यानी कि कॉन्फ्रेंस ओ पार्टी 21वीं थी यहाँ पर, जिसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया था, ठीक है। दूसरी साइड में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा एक काफी प्यारा कॉन्सेप्ट दिया गया, जो आप लोग याद रखना और इसको लिखने के लिए भी आ सकता है। इसका मतलब था LIFE, लाइफ। लाइफ का मतलब क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। उदाहरण के तौर पर गांव में लोग रहते हैं, अगर उनको गर्मी लगती है तो धूप में से उठाकर अपनी चारपाई को वो पेड़ के नीचे डाल लेते हैं। नीम का पेड़ होगा, कोई और पेड़ होगा, उसके नीचे डाल देंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि हम लोगों ने ऐसा नहीं किया कि हमें गर्मी लगी तो हम लोग जाकर कमरे में घुस गए और एसी चलाकर लेट गए। भाई साहब हम क्या करते हैं, हम लोग भाई साहब अपने पानी में जाकर हुद्दी में कूद के नहा लेते हैं, ठीक है। हमारे पास में तो ज्यादातर फ्रिज का पानी भी नहीं रहता। भाई साहब हम लोग अगर देखो, इंटरेस्टिंग चीज लाइफ स्टाइल का सबसे बेहतरीन उदाहरण मैं बताता हूँ कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट क्या होगा। अगर सबसे बेहतरीन उदाहरण देना है, एक इंसान जो है उसको प्यास लग रही है, वो घड़े का पानी पी रहा है, मटका नहीं है घड़ा, उसका पानी पी रहा है ठंडा, ठीक है। इसमें से पानी निकाला, मस्त टेस्टी पानी लगता है, शानदार, पी लिया अपना। एक इंसान गया फ्रिज में, फ्रिज खोला, उसका पानी पी लिया उसने, फ्रिज में से पानी निकाल कर उसका पानी पी लिया उसने उठाकर।
तो इसने फ्रिज में से जो पानी पिया है, इसने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कंज्यूम की है। फ्रिज में से कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलती है गैस, वो अलग से यहाँ पर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। तो मटके का पानी पीना ये लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट है, और ये वाली कंडीशन इन्वायरमेंट को बिगाड़ने वाली है। तो यहाँ पर कार्बन का एमिशन होगा हर तरीके से, पर यहाँ पर कार्बन का एमिशन नहीं होगा। मटके में से पानी निकालोगे स्टील के गिलास से, यहाँ पर पानी पियोगे प्लास्टिक की बोतल में से निकाल के, तो वो हेल्थ को वैसे नुकसान पहुंचाएगा। तो ये है बेस्ट एग्जांपल मेरी नजरों में, जो कि कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के बारे में बात करो तो भारत में आज भी काफी हद तक ये चीजें अडेप्ट की जाती हैं। हम लोग फिर भी इन्वायरमेंट प्रेमी हैं, पर तुम्हारे जैसे नहीं है। तुम आज की डेट में जिस लेवल पर खेल रहे हो, ठीक है, तो ये चीजें ऐसी हैं। तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट ये भी एक काफी अच्छा एक सिस्टम है जिसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, ये आप लोग यहाँ पर याद रखना। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 26th सेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कि हुई थी यहाँ पर यूएनएफसीसी के यहाँ पर, उसके मेजर आउटकम क्या थे। तो ऐसे ही आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछे 2029 की कॉन्फ्रेंस थी, उसके मेजर आउटकम क्या थे, तो जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं, एक तो फंड को लेकर 1.3 ट्रिलियन मांग रहे हैं, तो ये 300 बिलियन देने की बात कर रहे हैं। दूसरा ये बेसिकली मेथेन, ये एमिशन के लेकर मेथेन के, इसको लेकर याद रखिएगा। लाइफ स्टाइल फॉर, ये बेसिकली हम लोग बात करें इन्वायरमेंट, ये सजेशन आप लोग दे सकते हो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अभी इस आर्टिकल में क्या बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आप लोग को बताई है, यहाँ पर राइटर अपना एंगल लेकर ये चल रहे हैं कि भाई अगर तुम चाहते हो इन चीजों को इंप्रूव करना, तो तुमको यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है। और वो छोटा सा काम क्या है, वो छोटा सा काम ये कि इसमें यूथ को इंक्लूड करके चलो, यानी कि यूथ को आप लोग आगे लेकर आओ, ताकि क्लाइमेट चेंज के लिए बेसिकली यूथ काम कर सके, नवयुवक काम कर सके, और यूथ लेड लिटिगेशन फ्रेम क्लाइमेट लेकर आओ, जहां पर ये यहाँ पर इसको लेकर आगे चल सके। इसमें हमारे फ्यूचर जो जनरेशन है, क्योंकि जिंदगी तो उन्हीं की खराब होने वाली है ना। देखो, मुझे लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर भी आज की डेट में यूथ होने चाहिए, ठीक है, आज की डेट में जिनकी उम्र जो है, भाई सबसे खतरनाक चीज पता है क्या है, पर्सनली मुझे अंदर से फील होता है, भाई देश के अंदर में अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए डीवाई चंद्रचूड़ जी, 65 साल के होके। क्या उस इंसान की एज आप लोग को लग रही थी कि वो रिटायर होने लायक है किधर से भी? भाई रिटायर कर दिए, क्यों? क्योंकि एज यहाँ पर लिमिटेड है। भाई हमारे पॉलिटिशियन जब तक कब्र में नहीं चले जाते तब तक वो अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। यार उनके लिए भी कोई एग्जाम रख लो, उनके लिए भी कोई रिटायरमेंट की एज रख लो। या भाई साहब तुम सर्वे पर ही हो, तुम अमर हो, जब तक इस धरती पर रहोगे तुम यहीं पर ही रहोगे। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी सबसे पहले। बहुत सारे रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, अगर इनको सिस्टमेटिक वे में इंप्लीमेंट करके चले, तो भाई उनको भी निकालो ना यहाँ से, उनको भी बोले कल्टी मार यार, हो गई तुम्हारी जितनी होनी थी यहाँ पर। तो ये चीजें समझने वाली है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी इसी के ऊपर में बता रहे हैं यहाँ पर, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहते तो और 5 से 7 साल काम कर सकते हैं आराम से, पर लेकिन रिटायर कर दिया, और पॉलिटिशियन रिटायर नहीं हो रहे। तो यूथ का आगे आना पॉलिटिक्स में बनता ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे बुड्ढे बैठे हुए हैं और कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भले ही उनसे चलाना जा रहा हो तो उनको व्हील चेयर पर ले जाके बैठा देंगे वहां पर। तो भाई तुम यूथ को आगे आने नहीं दे रहे हो किसी भी फील्ड में। मतलब क्लाइमेट चेंज में यूथ को ढकेल दो जहां तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, वहां पर यूथ को ढकेल, वहां पर यूथ को ढकेल दो, ठीक है। तो ये कहानी है भाई साहब। तो इसलिए यहाँ पर रिफॉर्म की बहुत सारी जरूरत है। अभी बात की गई है यूएसए के अंदर भी, अभी यहाँ पर हिस्टोरिक, अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक रूलिंग दी, 16 ईयर जो यंग है यहाँ पर उनको लेकर यहाँ पर लैंडमार्क आया कि भाई साहब आज की डेट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं विदेशों में जो कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें आप लोगों को पता है बेसिकली आज की डेट में अमीर देशों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, हर एक इंसान के पास में अपनी गाड़ी तो है ही है, अपनी खुद की कार तो ही है। कई सारे लोग ऐसे जिनके पास में खुद का प्राइवेट जेट भी आप लोगों को देखने को मिलता है, हवाई जहाज प्राइवेट। तो उसकी वजह से एमिशन और तगड़े लेवल पर निकल कर आता है। तो अभी यूएसए के अंदर में, पहले कनाडा के अंदर में, उससे पहले अभी नॉर्वे के अंदर में कई सारे ऐसे केसेस आ चुके हैं जिसमें यूथ को लेकर चलने की बात की जा रही है, ठीक है। अब इनके बारे में तो आप लोगों को पता है, ग्रेटा थनबर्ग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उनका नाम जरूर याद रखिएगा। कौन से देश से आती है वो लड़की, उसने काफी काम किया है। चलो ये आप लोगों ने नाम सुन लिया है, अब जो मैं नाम आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये नाम आप लोगों को जरूर याद रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकता है, और आप लोगों को बोलोगे कि भाई फॉरेन के लोगों के तो नाम हम लोग याद रख लेते हैं, पर जब हमारे देश के नाम याद रखने की बात आती है तो हम लोग नाम याद नहीं रखते हैं। तो इसलिए ये नाम आप लोग को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। इसमें एक नाम है रिधिमा पांडे, ठीक है। तो रिधिमा पांडे का नाम आप लोगों को याद रखना है। हमारे देश के अंदर में एक केस आया था जिसमें रिधिमा पांडे जो है वो केस आप लोगों को देखने को मिला। उसमें हमारे देश के अंदर में ये बात की गई कि भाई साहब 2017 की बात कर रहा हूं, आज की नहीं बात है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात चल रही है, और यहाँ पर ये तो यहाँ पर फाइल किया गया
एक 9 ईयर की लड़की ने 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने कि आज की डेट में जिस लेवल पर ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है, सरकार उस लेवल पर इस एमिशन को ठीक करने के लिए हमारे देश के अंदर में क्या बजट एलोकेट कर रही है, क्लाइमेट चेंज का असेसमेंट किस तरीके से किया जा रहा है, सरकार अगर कोई प्रोजेक्ट भी लगा रही है तो उस प्रोजेक्ट भी सिस्टमेटिक वे में नहीं, एक तरीके से असेसमेंट किया जा रहा है, बस अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट को लगा के लग दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसको लेकर बात की गई और यहाँ पर ये है इंडिया की रिद्धिमा पांडे केस है 2017 का, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने ये मुहिम लगाई गई और अब तक ये अपील जो है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग पड़ी हुई है। ठीक है, कि इंडिया में क्लाइमेट चेंज को लेकर सरकार का कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, मतलब सरकार जो है वो अलग ही लेवल पर खेलती है। तो जैसे ग्रेटा थनबर्ग आप लोगों को देखने को मिलती है, उसी तरीके से अपने देश के अंदर में आप लोग यहाँ पर याद रखना, बेसिकली नाम है रिद्धिमा पांडे। ये यहाँ पर एक तरीके से अपने देश के पर्सन का भी नाम आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। तो ये एक तरीके से आप लोग ये नहीं समझ रहे कि ये ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है, मतलब आप लोगों ने पेड़ इस काट दिए सारे, आप लोगों ने पानी को पोल्यूट कर दिया, आप लोगों ने एयर को पोल्यूट कर दिया। ये सारी चीजें आप लोग कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि आप लोगों के पूर्वज ने इनको सहेज के रखा था। अगर आप लोगों के पूर्वज यहाँ पर इनको बर्बाद करके चले जाते तो अभी आप लोग जो है नंगा डांस करते हुए नजर आते ना। तो सांस लेने के लिए मूवी देख लेना, कल की मूवी आई है, बहुत सही चीज दिखाई गई है उसके अंदर में। जो प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण की जो मूवी आई थी यहाँ पर, उसके अंदर में चीजें बहुत सही तरीके से दिखाई गई है। तो वो चीजें आप लोग यहाँ पर रोते हुए नजर आते, पर लेकिन अभी आप लोग इस चीज को एंजॉय कर रहे हो, आप लोग यहाँ पर फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। तो यहाँ पर यूथ को आगे आना पड़ेगा ये आवाज उठाने के लिए, और हमारे देश के अंदर भी इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो यूथ है इस चीजों को लेकर अवेयर हो। क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करें, यहाँ पर जो बैरियर है उसको आप लोग बेसिकली तोड़ो, आगे निकल कर आओ। सबसे बड़ी दिक्कत किसको पड़ेगी? टेम्परेचर बढ़ रहा है भाई, पॉलिटिशियन के ऊपर तो ज्यादा दिक्कत थोड़ी ना पड़ेगी, या कोई बिजनेसमैन है उसके ऊपर भी ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। सबसे ज्यादा दिक्कत पड़ेगी फार्मर, किसान को। सबसे ज्यादा दिक्कत पड़ेगी ट्राइबल कम्युनिटी जो कि जंगल के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं। और अगर इनको दिक्कत पड़ेगी तो भाई फिर आराम आराम से दिक्कत जो है हर एक इंसान तक पहुंचेगी, क्योंकि किसान अगर फ्रस्ट्रेट परेशान रहेगा तो लोगों की थाली में खाना नहीं पहुंचेगा। तो इंडिया के अंदर में क्लाइमेट एक्टिविज्म को लेकर जो यूथ है, बच्चे हैं, उनको पढ़ाया जाना चाहिए। एक बड़ी प्यारी चीज मुझे लगी पर्सनली, अभी किसी ने मेरे साथ में शेयर की थी यहाँ पर, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई। बकायदा हमारे देश के अंदर में जैसे हम लोगों को एक चीज मैं बताता हूँ, आप लोग बताइएगा आप लोग क्या राय है। मुझे बड़ा प्यारा लगा था ये कॉन्सेप्ट, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा था। हमारे देश के अंदर में स्कूल बहुत सारे अलग अलग स्कूल में अलग अलग चीज चल रही है। आप लोग सोचो, जैसे हमारे देश के अंदर में सोचो, जहां जहां पर पेड़ ज्यादा है वहां तो अलग बात है, जहां पर पेड़ों की कमी है वहां पर खासकर, जैसे आप लोगों ने बोल दिया कि आर्टिकल 21A 6 से लेके 14 साल के बच्चों को ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। हम लोग यहाँ पर ये भी तो कर सकते हैं कि 6 से लेके 14 साल के बच्चे को टारगेट दिया जाए हर साल कि उसको एक पेड़ लगाना है और उस पेड़ की देख रेख करनी है पूरे 1 साल तक। और इसके बकायदा जैसे प्रैक्टिकल के नंबर जुड़ते हैं ना, इसके बकायदा नंबर दिए जाएं। यहाँ पर उस बच्चे की कॉपी जब चेक हो यहाँ पर, तो उसमें उसके नंबर मिले कि किसने पेड़ की कितनी देख रेख की है और उसको उस पेड़ के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है। ये छोटी सी चीज जो है हमारे देश के यूथ के अंदर में इन्वायरमेंट को लेकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगी। और आने वाले टाइम पर ये इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे और कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने वाला माइंड इनका देखने को मिलेगा। तो यूथ को अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर जब एक तरीके से मांगने की पावर और समझ मिल जाएगी, तो भाई सामने वाले को उसके हिसाब से काम करना ही करना पड़ेगा। यस या फिर नो, ये चीज आप लोग बताइए। तो ये चीजें सजेशन के तौर पर भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, जैसे अभी मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं, चलो इंटरव्यू का क्वेश्चन है। आप लोग कहते हो कि हमारे देश के अंदर में आज भी मैक्सिमम लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर में काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, एग्रीकल्चर से ये लोग जो हैं ये निकल कर क्यों नहीं आए भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में? ठीक है, तो यहां पर कई सारे लोग कह देते कि हमारे देश के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो अच्छे से डेवलप ही नहीं हुआ। ये सही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं हुआ इसलिए निकल कर आ रहे हैं। कोई और अच्छी सी बात बोलो जो एग्जामिनर आप लोगों से पूछे कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट क्यों है आज तक भी। अगर कुछ अच्छी चीजें एग्रीकल्चर में हम लोग डेवलप कर देते, जैसे कि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकते हैं इंटरव्यू के अंदर में। ये तो आप लोग बोल देते हो कि मैन्युफैक्चरिंग डेवलप नहीं हुआ इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये तो घिसी पिटी बात हो गई। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हम लोगों ने एग्रीकल्चर को भी डेवलप नहीं किया। एग्रीकल्चर में अगर हम लोग प्रॉपर मशीनरी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते, हम लोग प्रॉपर ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते, अलग अलग मशीन लेकर आते, तो पूरी खेती एक ही इंसान कर लेता, ज्यादा इंसानों की जरूरत ही नहीं पड़ती।
तो एग्रीकल्चर भी हम लोगों ने क्योंकि उसको डेवलप नहीं किया, उसके अंदर में मशीन का इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया, इसकी वजह से 5-6 लोग लगकर उसी काम को कर रहे हैं भाई साहब। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? अगर ऑलरेडी यहाँ पर मशीन आ जाती सिस्टमैटिक वे में, तो यहाँ पर 5-6 लोगों की जरूरत ही नहीं फील होती यहाँ पर। वो अपने आप छोड़कर उसको किसी और एरिया में भागते हुए वहां पर नजर आते। तुमने एग्रीकल्चर को भी ढंग से डेवलप नहीं किया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो अलग बात होगी यहाँ पर। तो उसमें कनेक्ट रहने का बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि तुमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो चलो ठीक है नहीं बढ़ाया, तुमने एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से लोग वहीं पर ही पड़े रह गए उसी के अंदर में। तो ये चीज भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर अब कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो यूथ को रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, ये चीजें समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। समझ में आ गया? देखो इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट इसको लेकर अगर मन में होगा तो उसको यहीं पर ही छोड़कर आप लोगों को जाना है। इसलिए एक एक पॉइंट जो है वो मैंने क्रिस्टल क्लियर कर कर आप लोगों को पढ़ा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं।